लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नंबर 11। इस चैप्टर का ये शायद 11th नंबर का लेक्चर होगा और आज का हमारा टॉपिक है व्हिटस्टन ब्रिज सर्किट। व्हिटस्टन ब्रिज सर्किट ऑलरेडी मैंने आपको सभी को समझा दिया था, लेकिन वो प्रूफ नहीं किया था। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि आगे के लेक्चरों में व्हिटस्टन ब्रिज के अंदर बीच का रेजिस्टेंस जो होता है, ओके, बीच वाला रेजिस्टेंस, उसके अंदर करंट पास होता नहीं है। कैसे वो सब कुछ हम किचॉफ का लॉ का यूज करके उसको प्रूव करेंगे। ज्यादा ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि नहीं पाएगा, बहुत इजी टॉपिक है। आज के जो भी लेक्चर के टॉपिक है व्हिटस्टन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज, दोनों टॉपिक इजी एंड इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि बहुत सारे सम के अंदर इसका लॉजिक यूज करना होगा। शायद इसके बाद हमारा एक लेक्चर आएगा, लेक्चर नंबर 12, जिसके अंदर हम पोटेंशियोमीटर के बारे में सीखेंगे। और उसके बाद देखो, इस चैप्टर को मैंने समझाने में थोड़े अलग सी मेथड का यूज किया हुआ है। मैंने साथ में न्यूमेरिकल ले लिए थे, ओके, वैल्यू चेंज करके एक्सरसाइज एंड एग्जांपल के ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल मैंने इसके अंदर लेक्चर्स के अंदर ही सॉल्व करवाए थे। जैसे मैंने आपको पता है कि पैम्पलेट बनाए, उसके अंदर भी न्यूमेरिकल्स डाल दिए थे। फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर्स के अंदर ऐसा नहीं था। मैं पहले थियरी कराता था, बाद में न्यूमेरिकल्स था। यहाँ मैंने साथ में न्यूमेरिकल्स लिए है। 12th लेक्चर्स में हम पोटेंशियोमीटर के बाद एक 13 नंबर का लेक्चर रखेंगे, चाहे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा भी क्यों ना हो, उससे लेना देना नहीं है। आपके जो भी इल्यूस्ट्रेशंस यानी कि एग्जांपल एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के डाउट में उसको सोल्व कराऊंगा, लेकिन इट्स कंपलसरी कि सभी को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, क्लियर है सभी को? Yes, sir. ओके, Yes, sir. सो लेट्स स्टार्ट द व्हिटस्टन ब्रिज सर्किट। ओके, बहुत इजी है व्हिटस्टन ब्रिज सर्किट। मैंने आपको वैसे समझाया था कि 4 रेजिस्टेंस को मैं कुछ इस हिसाब से यदि ज्वाइंट करूं। पहले तो व्हिटस्टन ब्रिज सर्किट किसने फाइंड की थी? तो 1843 के अंदर चार्ल्स व्हिटस्टन ने ये सर्किट फाइंड की थी। चार्ल्स व्हिटस्टन, व्हिटस्टोन बोलते हैं काफी बार, लेकिन जनरली आप जो साथ में बोलने जाओगे तो व्हिटस्टन ही हो जाएगा, राइट? तो उसने फाइंड की थी, क्या यूजेस है उसका? टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। जनरली कोई भी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने के लिए इस सर्किट का हम यूज करते हैं। डायग्राम में बनाता हूँ, सर्किट में कुछ इस हिसाब से डायग्राम था, याद है सभी को? ओके, 4 रेजिस्टेंस थे, एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस आता था जो जनरली यहाँ आता था। अब यहाँ हम रेजिस्टेंस की जगह गैल्वेनोमीटर ज्वाइंट करेंगे, राइट? क्यों? तो चेक करने के लिए करंट पास हो रहा कि नहीं हो रहा है। पूरी सर्किट को बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, करंट यहाँ आई पास हो रहा है। ध्यान रखो, रेजिस्टेंस है R1 R2 R1 R2 R3 एंड R4। यहाँ अभी मैं टेम्पलेट के हिसाब से जा रहा हूँ जिससे आपको कॉम्प्लिकेशन ना हो। ये R2 लिया है पैम्पलेट्स के अंदर, R3 और ये है R4। ये गैल्वेनोमीटर है। ओके, गैल्वेनोमीटर में पता चलता है ना क्या होता है, कैसे गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? कौन बोल सकता है? व्हाट इज द यूज ऑफ गैल्वेनोमीटर? टू To check मेजर, current. नॉट टू मेजर करंट, टू चेक द करंट। याद रखो, To ए show the मीटर जो है, presence ए of मीटर है वो करंट मेजर करेगा, लेकिन गैल्वेनोमीटर है वो सेंस करेगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर एकदम सेंसिटिव डिवाइस होता है। थोड़ा भी ज्यादा आप करंट पास कर दो तुरंत क्या हो जाएगा? वो फट जाएगा, यानी कि बिगड़ जाएगा। ओके, तो ये एक चीज ध्यान रखना। अब यहाँ में R1 R2 R3 और R4 रजिस्टर, ये 4 रजिस्टेंस को उस हिसाब से ज्वाइन करूंगा, ऐसी वैल्यू लूंगा कि यहाँ जो करंट है वो पास नहीं हो रहा है, यानी कि डिफ्लेक्शन कुछ हो रहा नहीं है। इसका मीनिंग ये एज यूजुअल स्टेडी रहेगा। मीन्स व्हाट? यहाँ कोई करंट पास नहीं हो रहा है, तो जो करंट आई था जो सर्किट में से पास हो रहा था, 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, I1 एंड I2। ध्यान रखना बच्चों, I1 एंड I2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। ये करंट पास होते होते डायरेक्टली ये I1 यहाँ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से कोई डिविजन होने वाला नहीं है। सिमिलरली ये जो I2 करंट है वो यहाँ चला जाएगा और I1 I2 मिलके वापस करंट I मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ।
बैटरी का ईएमएफ हम ई ले लेते। ओके, अब हम किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाएंगे फर्स्ट एंड सेकंड लूप के अंदर। हम यदि नाम दे फर्स्ट लूप को तो ए बी सी एंड डी, तो अप्लाई द किरचॉफ वोल्टेज लॉ, याद रखो बच्चों, अप्लाई द किरचॉफ वोल्टेज लॉ फॉर ए टू बी टू डी टू ए, यानी कि फर्स्ट लूप, लूप नंबर 1। तो बोलो चलो लगाओ ए टू बी टू डी किरचॉफ लॉ, क्या आएगा? -I1R1 -I1R1 प्लस I2R2 प्लस R3। I2R3। देखो बीच में यहाँ रजिस्टर यदि होगा लेकिन करंट पास हो नहीं रहा, इसलिए करंट 0 है, फाइनली 0 हो जाएगा, इसलिए हम नहीं लिखेंगे इज इक्वल्स टू 0। तो उसको इस हिसाब से लिख सकता हूं मैं, I1R1 इज इक्वल्स टू I2R3। कुछ किया नहीं है, ओके, खाली साइन चेंज कर दिया और इज इक्वल टू के उस साइड ले लिया। माइनस है उसको प्लस किया है तो प्लस माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू इस साइड आएगा तो प्लस होगा। ओके, मैथ्स वाले स्टूडेंट हो, इजी है ये। अब हम लगाएंगे किरचॉफ का वोल्टेज लॉ फॉर लूप 2, सेकंड लूप के लिए, लूप 2 यानी कि बीसीडी। -I1R2 तो बीसीडी के लिए लगाएंगे तो -I1R2 I1R2 प्लस प्लस I2R2 I2R4 इज इक्वल टू 0। तो उसका थोड़ा इक्विवेलेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, I1R2 इज इक्वल टू I2R4। ये तो पता चला ना कैसे किया, मैथ्स का यूज किया है पूरा, साइन चेंज करके। अब ये दोनों इक्वेशंस जो मिले आपको, उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। दोनों इक्वेशंस जो मिला हमें, उसको यदि हम डिवाइड करेंगे, एक मिनट, तो यहां I1R1 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू I2R3 था, उसको इक्वेशंस 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा I1R2, यहाँ आएगा I2R4, I2 कट, I1 कट, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। ये मिला आपको व्हिटस्टोन ब्रिज के लिए रेजिस्टेंस का कोरिलेशंस। मींस व्हाट, आपको यदि R2, R3 और R4 पता है तो इस प्रिंसिपल का यूज करके आप R1 फाइंड कर सकते हो। मींस व्हाट, विथ यूजिंग द 3 नॉन रेजिस्टेंस we can find the one unknown resistance। समझ में आ रहा है व्हिटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल सभी को? गिव मी आंसर। क्लियर है सभी को व्हिटस्टोन ब्रिज? यस सर। यस सर। ओके, बहुत इजी टॉपिक था ऑलरेडी। किरचॉफ का लॉ आप इतना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में लगाना सीख लिया है, तो अब ये डेरिवेशंस कुछ आपके लिए हार्ड एंड फास्ट नहीं हो गए हो। एक मिनट, एक बार देख लो, 1843 में चार्ल्स व्हिटस्टोन ने ये फाइंड किया था, टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। 4 रेजिस्टेंस है, बीच में गैलोमीटर लगाया था। गैलोमीटर जब करंट पास नहीं हो रहा था, यानी कि स्टेडी था, तब हम किरचॉफ का लो लगाएंगे, किरचॉफ वोल्टेज लो, केवीएल। लूप 1 एंड लूप 2 के ऊपर हम किरचॉफ का लो लगाने से 2 इक्वेशन मिले, 2 इक्वेशंस को डिवाइड किया तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 मिला। कोई डाउट है इसमें? नो सर। ओके, तो आगे बढ़ू। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम आगे बढ़ते मीटर ब्रिज में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मीटर ब्रिज। एक मिनट, हाँ, तो ये जो नया टॉपिक है हमारा मीटर ब्रिज, यदि अभी तो वैसे स्कूल बंद है इसलिए प्रैक्टिकल नहीं होते होंगे, अदरवाइज आप प्रैक्टिकल किया होगा आपने इस मीटर ब्रिज के साथ, तो आपको पता होगा ये गारंटेड आईएमपी प्रैक्टिकल है आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए, गारंटेड। ये एक टाइप का प्रैक्टिकल ही, ये थियरी नहीं है, लेकिन काफी बार पूछ लेते हैं। उसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, एक मार्क्स के क्वेश्चन इसके अंदर से पूछ लेते हैं, इसलिए मैं टॉपिक को थोड़ा डिटेल्स में समझाऊंगा। मीटर ब्रिज का काम क्या है? फर्स्ट थिंग्स, मीटर ब्रिज वर्क ऑन द व्हिटस्टोन ब्रिज सर्किट। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? व्हिटस्टोन ब्रिज के ऊपर। एक मिनट, इट डिपेंड्स ऑन द व्हिटस्टोन ब्रिज सर्किट। ये व्हिटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल के साथ काम कर रहा है।
काम क्या है, पहले तो एक टाइप का ऐसा डिवाइस है जो अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करने में यूज होता है। वैसे आगे हमने व्हिटस्टन ब्रिज में वही सीखा था कि कोई अननोन रेजिस्टेंस है, उसको यदि फाइंड करना है तो हम व्हिटस्टन ब्रिज का यूज करेंगे। लेकिन वो व्हिटस्टन ब्रिज में प्रैक्टिकली यदि करना है, व्हिटस्टन ब्रिज को प्रैक्टिकल कैसे अप्लाई करता है, तो वो है प्रैक्टिकल एक मीटर ब्रिज के दौरान। आप मीटर ब्रिज आप फिजिक्स की लैब के अंदर आप देखोगे, बनाना होगा आपको इस टाइप का कुछ सर्किट। कैसे बनाना है मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। ओके, तो फर्स्ट थिंग्स क्या यूज करना है, कंस्ट्रक्शन में सिखा रहा हूँ आपको। अभी मैं ओरली इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि यदि लिखूंगा तो मीटर ब्रिज का ये जो फोटो है ऊपर चला जाएगा, तो उसके बेस पे जो मुझे एक्सप्लेनेशन करना है वो नहीं कर पाऊंगा। ओके, इसलिए सब कुछ मैं अभी ओरली समझाऊंगा या एक एक मेन टॉपिक लिखूंगा। तो कंस्ट्रक्शन में फर्स्ट थिंग्स आएगा ये, जिसको हम कॉपर सीट बोलते हैं। ये जो ब्लू कलर का जितनी भी पट्टी दिख रही है आपको, ये बात वो है कॉपर, थीन कॉपर सीट। ओके, दूसरा यूज करेंगे यहां हम एक स्केल का, एक लंबा वायर है, ओके, तो हम एक दूसरा एक अननोन रेजिस्टेंस जिसको वायर भी बोलते हैं, सॉरी एक रजिस्टर है, एक वायर है। अब उस वायर का जो रजिस्टर है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म इसलिए वो वायर खुद यूनिफॉर्म एरिया का है, उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो यूनिफॉर्म है। इसलिए ऐसे यदि मैं समझ लूं कि पूरा का पूरा वायर का रेजिस्टेंस यदि समझ लो कि 100 ओम है, 100 ओम, तो आधे वायर का रेजिस्टेंस हो जाएगा 50 ओम्स। आधे से आधे वायर का रेजिस्टेंस हो जाएगा 25 ओम्स। मीन्स व्हाट, ये जो वायर आप यूज कर रहे हैं यहाँ ब्लैक कलर का, यहाँ जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो वायर है वो क्या है, एक टाइप का रजिस्टर है। अब दूसरा यूज करेंगे हम जोकी। अब है क्या ये जोकी, तो जोकी, ये जोकी है, मूवमेंट कर रहा है। कैसा दिखता है शायद मैं अब भूल गया, मैं अदरवाइज फोटो यहाँ प्रैक्टिकल फोटो लगा देता तो आपको ज्यादा इजी समझ में आता, लेकिन अभी आप समझ लो जो कि मूवमेंट कर पाए इसके। ओके, ये पूरा का पूरा जो कि होता है, ये जो दिख रहा है आपको, ये यहाँ से आपको अलग अलग मूवमेंट कराना होता है, टच कराना होता है ऐसे अलग अलग। ओके, तो हम जोकी का एक यूज करेंगे। दूसरा बैटरी, स्विच, ये तो कॉमन चीज है, वायर सब कुछ। अब हम यूज करेंगे अननोन रेजिस्टेंस और एक है नॉन रेजिस्टेंस। ये जो एस दिख रहा है जिसको हम काफी बार शंट भी बोलते हैं, लेकिन अभी यहाँ नॉन रेजिस्टेंस बोलेंगे। एस है उसको हम बोलेंगे नॉन रेजिस्टेंस। याद रखो बच्चों, ये है नॉन रेजिस्टेंस एस। काफी बार यहाँ रजिस्टर बॉक्स भी यूज करते हैं। ओके, ऐसा बॉक्स होता है जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं। ओके, वो अभी अब स्किप कर देते हैं, उसका कोई यूज नहीं है यहाँ। अब जो हमें फाइंड करना है ये है आर, जिसको हम अननोन रेजिस्टेंस बोलते हैं। देखो बच्चों, यहाँ वैसे ये मेरा काम है ही नहीं इस चीज को समझाना, क्योंकि ये पूरा लैब के अंदर समझाया जाता है। लेकिन जनरली क्या है कि इस बार स्कूल लेट चालू होने वाली है, तो काफी सारे लैब के प्रैक्टिकल स्किप कर देंगे स्कूल वाले, और क्या करेंगे, थियोरी को कंप्लीट करने के लिए लैब के लेक्चर्स को कम करने वाला है। इसलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में जा रहा हूँ कि आप ये जो एक्सपेरिमेंट है पूरा अच्छे से समझ लो। नेट पे, यूट्यूब पे मैं आपको वीडियो भेजूंगा बाद में पूरा प्रैक्टिकल का, तो एटलीस्ट आपको प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम्स ना हो। तो अननोन रेजिस्टेंस है आर, अननोन रेजिस्टेंस क्या है, आर, जो हमें फाइंड करना है। तो हमारा काम है ये आर की वैल्यू फाइंड करना। समझ में आ रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं? गिव मी यस आंसर। सर। अब ये जो वायर है, यस सर। ये जो वायर जो हमने यूज किया, ओके, वो 100 सेंटीमीटर का था। ये जो वायर अभी मैं बोल रहा हूँ वो 100 सेंटीमीटर का है। तो मैं क्या करूंगा, एक मीटर स्केल लूंगा जो 100 सेंटीमीटर की है, जिससे मुझे क्या पता चलेगा, समझ लो मैंने ये जो की है अभी वो यहाँ रखी, एग्जैक्टली यहाँ रखी, तो मैं यहाँ चेक करूंगा यहाँ कितना आता, तो समझ लो 40 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर, अभी समझ लेते हैं। यहाँ आ रहा है वैल्यू 50 सेंटीमीटर।
तो ये स्केल का यूज कहाँ करेंगे कि ये जो जोकी है इस वायर में कितने लेंथ पे है, ये वायर पे ये जोकी, समझ लो मैंने ये जोकी को यहाँ रखा, तो ये जो पॉइंट है यहां से यहां तक का डिस्टेंस जिसको हम L1 बोलते हैं, और बाकी का डिस्टेंस जिसको हम 100 माइनस L1 लिखेंगे। क्यों पता चला 100 माइनस L1 क्यों लिखा, कौन बोल सकता है आंसर? टोटल में से स्मॉल सिंपल चीज है, माइनस टोटल टोटल 100 की थी, टोटल। यहाँ ये जोकी का इस साइड का भाग जिसको लेंथ L1 लिखे तो इस साइड का हो जाएगा 100 माइनस L2। ये कंस्ट्रक्शन सभी को क्लियर है? मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन क्लियर है यस सभी को? सर। पक्का? कोई? यस सर। ओके, अब एग्जाम में काफी बार एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं किस टाइप के, कि why we use a uniform thickness wire in meter bridge। why we use, ये जो वायर है वो यूनिफॉर्म थिकनेस का पता है ना, कहीं ऐसा नहीं कि समझ लो कि ऐसा वायर है तो थोड़ा बीच में एकदम थिक है तो बीच में थीन है, ऐसा नहीं, एकदम यूनिफॉर्म यानी कि एग्जैक्टली वो क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम होना चाहिए। कौन बोल सकता है? चलो वैसे तो मैं समझा नहीं वाला हूं, लेकिन आपके माइंड में कोई आंसर हो तो। why we use the uniform surface area, why we use the wire of same cross sectional area, ये जो वायर है सेम रेजिस्टेंस वैल्यू रेजिस्टेंस सेम सेम रहेगा। रेजिस्टेंस यदि हम समझ लो कि अलग अलग होगा तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द एरिया, यदि एरिया ज्यादा होगा एरिया कम होगा तो हर एक वायर में अलग अलग जगह पे अलग अलग रेजिस्टेंस होगा। सेम रेजिस्टेंस रखने के लिए हम वो यूज करते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन आएगा, एक तो ये क्वेश्चन समझ में आ गए सभी को, एक ये आ सकता है, दूसरा एक क्वेश्चन काफी बार इसके बेस पे आता है कि देखो काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं पता है, जनरली टीचर, मैं भी खुद ऐसे ही करता था, अभी ये मीटर ब्रिज का वीडियोस आपको भेजना था इसलिए ढूंढ रहा था कोई अच्छा प्रैक्टिकल का वीडियो, उसके अंदर देख रहा था, तब देखा तो वहां वो लोग एक्चुअली ये जो जोकी है ना उसको ऐसे उठा के ऐसे रखते हैं, घिसते नहीं है जनरली। हमें मैंने आपके टीचर भी ऐसे बोलेंगे, मेरे टीचर भी ऐसा बोला था मुझे कि इसको मूवमेंट कराना है, ऐसे घिसाना है, अलग अलग जगह ले जाना है, लेकिन टच रख के उसको, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। उसको एक्चुअली हमें कैसा करना चाहिए, उठा के लेना चाहिए, जैसे उठाया और मैंने यहाँ रखा, घिसना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये उठाया और ये से यहाँ रखा। हम लोग क्या करते हैं कि घिसते थे, इसको ऐसे घिसते थे। ओके, अब आपको पता है क्यों ऐसा, एक्चुअली इसका रीजंस क्या है, क्यों हमें घिसना नहीं चाहिए और ये जोकी को उठा के रखना चाहिए? अलग अलग जगह पे यदि रखना है तो घिसना नहीं चाहिए, उसको अलग उठा के रखना चाहिए, क्यों? कौन आंसर दे सकता है? ट्राई तो करो यार, गप्पा मारो ना आवड़तो હોય तो। सर वायर कोऑपरेट करेगा। कपाई जाए वायर કપાઈ જાય, ઓકે વેરી ગુડ। બીજો કોઈના માઇન્ડમાં? ચલો સર કપાઈ ઘસતા નથી એટલે જો, રેઝિસ્ટન્સ હા વેરી ગુડ। સમજી લો શું થશે કે અહીંયા વાયરને તમે ઘસશો તો એનો ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા શું થઈ જશે, ચેન્જ થઈ જશે, અને જો ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા ચેન્જ થશે તો રેઝિસ્ટન્સની વેલ્યુ શું થશે, ચેન્જ થશે। રેઝિસ્ટન્સની વેલ્યુ ચેન્જ થશે तो R नी वैल्यू पण चेंज थશે। मीन्स व्हाट, एरिया घिसने से एरिया चेंज होता है, एरिया से रेजिस्टेंस चेंज होता है वायर का, ये जो वायर यूज कर रहे थे उसका, और उस वायर का रेजिस्टेंस चेंज करने से ये जो R अननोन फाइंड करना था उसकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से अलग आ सकती है, यानी कि आपके मेजरमेंट में एरर आ सकती है। सो दैट्स व्हाई वी डू नॉट, क्या बोलते घिसना, यानी कि क्या बोलते इंग्लिश में, रबिंग rubbing, sorry। रब So why we do not rub the jockey on the wire? Okay, उसका ये आंसर मिला। क्लियर, याद रखना, वैसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सभी को इतना कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्शन में? और थियरी में कोई डाउट है? बाद में डेरिवेशंस कराओ अदरवाइज। नो सर नहीं है ना? ओके चलो, अब उसका फॉर्मूला, नो ओके ये आर का जो फॉर्मूला है उसको डिराइव करते हैं। अभी टेम्पररी के लिए हम, मैं रफली बना देता हूं, मीटर ब्रिज बना देता हूँ रफली, क्योंकि डेरिवेशंस में अदरवाइज ऊपर वाला दिखेगा नहीं हमें।
फोकस रखना हो, इम्पोर्टेंट है ये डेरिवेशन। समझ लो जोकि जो है वो यहाँ आ रही है, यहाँ लेंथ L1 है और यहाँ है 100 माइनस L1। दिख रहा है ना सभी को कि बड़ा बनाऊ? दिख रहा है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Okay. ओके, भूल से थोड़ी छोटी बन गई इसलिए अभी एडजस्टमेंट कर लेना। और यहाँ हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ओके, इस टाइप का मीटर ब्रिज है। यदि आपके पास बुक है, टेक्स्ट बुक है, तो आप उसमें देख सकते हो, तो अच्छे से ज्यादा समझ में आएगा। अब समझ लो ये जो रेजिस्टेंस है, ये वायर है, अभी मैं ये अलग से बना रहा हूँ। ये यहाँ जो की रखी है, यहाँ लेंथ L1 है और यहाँ 100 माइनस L1, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? इसका रेजिस्टेंस समझ लो AD, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है D और ये पॉइंट है C। ध्यान रखो बच्चों, थोड़ा छोटा ड्रॉ किया हुआ है। ये जो की और यहाँ रखी हुई है, ये A है, ये D है और ये है C। लेंथ उसकी L1 और ये है 100 माइनस L1। तो समझ लो कि AD की लेंथ जो L1 है और DC की लेंथ जो 100 माइनस L1 है। यदि हम रेजिस्टेंस की बात करें RAD, अब R, ये जो वायर है, ये जो वायर यूज कर रहा हूं मैं, उसका रेजिस्टेंस RCM पर 1 सेंटीमीटर है। RCM पर 1 से, RCM जिसको बोलते हैं 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं उसको? RCM, रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना है? R सेंटीमीटर। तो L1 सेंटीमीटर का वायर है, उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? कौन बोल पाएगा आंसर? 1 सेंटीमीटर रेजिस्टेंस है, वायर है, उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है RCM। तो L1 सेंटीमीटर रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी? कौन बोल पाएगा? RL1. RL1, RCM इंटू L1। तो सिमिलरली RDC कितना होगा? RCM इंटू 100 माइनस L1 होगा कि नहीं? Yes, Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. अब हम यहाँ व्हिटस्टोन ब्रिज लगाएंगे। ऊपर रेजिस्टेंस R है, नीचे L1 यानी कि AD का रेजिस्टेंस कितना मिला हमें? RCM इंटू L1 इज इक्वल टू, यहाँ अननोन सॉरी नॉन रेजिस्टेंस S है, तो नीचे ये जितना भाग है 100 माइनस L1 का रेजिस्टेंस होगा RCM इंटू 100 माइनस L1। RCM हो जाएगा कट। सो R की वैल्यू L1 जो है ऊपर चला जाएगा, नीचे 100 माइनस L1 इंटू S। समझ में आ रहा है बच्चों डेरिवेशन? Yes, sir. कौन सा यूज किया हमने? R1 अपॉन R2, R3 अपॉन R4। याद करो, ये एक टाइप का क्या है? व्हिटस्टोन ब्रिज है। एक टाइप का क्या है? व्हिटस्टोन ब्रिज है। ये R1 और ये भाग जो है R2, ये R3 और ये R4। ओके, थोड़ा फिगर आपको एकदम क्लियर नहीं, इसलिए शायद ना पता चले, तो आप उस फिगर को समझ लेना। ओके, टेक्स्ट बुक की। तो इसी हिसाब से हमने व्हिटस्टोन ब्रिज यहाँ लगाया। ऊपर रेजिस्टेंस R1, तो नीचे का है RCM इंटू L1। इस साइड का S, तो इस साइड का है RCM इंटू 100 माइनस L1। RCM कट, तो R की वैल्यू को मैं मेन बना लू तो L1 ऊपर चला जाएगा। सो L1 नीचे, ये तो था ही 100 माइनस L इंटू S। तो ये आपको अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू मिली। बोलो कोई डाउट डेरिवेशन में? No, sir. मीटर ब्रिज डेरिवेशन में कोई डाउट किसी को? No, sir. पक्का ना? Yes. ओके, चलो अब उसके बेस पे थोड़ा न्यूमेरिकल देख लेते हैं मीटर ब्रिज के। एक टेक्स्ट बुक का लूंगा और एक अपने हिसाब से बना लूंगा। एक मिनट हो, जस्ट 1 मिनट।
ओके अरे यार कहाँ चला गया वापस। चलो न्यूमेरिकल लेते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल वैसे हमने पैम्पलेट्स के अंदर रखा हुआ है, सॉरी भेजा हुआ है आज का, कि यदि समझ लो, अभी मैं पूरा का पूरा एग्जैक्टली नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे रफली बता रहा हूँ। ये वायर है, ये मेटल स्ट्रिप है, अननोन रेजिस्टेंस आर, ये नॉन रेजिस्टेंस है 90 ओम जिसको हम एस बोलते थे। ये जो चौकी है वो यहाँ 40 सेंटीमीटर पे, 40 सेंटीमीटर पे अटैच है। जब 40 सेंटीमीटर पे अटैच है, इसका मीनिंग क्या, यहाँ गैल्वेनोमीटर में कोई डिटेक्शन बता नहीं रहा है, और गैल्वेनोमीटर में डिटेक्शन नहीं बता रहा है मींस शॉर्ट सर्किट कौन सी हो गई, व्हीटस्टोन ब्रिज। गैल्वेनोमीटर में डिटेक्शन नहीं यानी कि करंट जीरो, और जब करंट जीरो है गैल्वेनोमीटर का तब सर्किट हो जाएगी व्हीटस्टोन ब्रिज, और जब सर्किट व्हीटस्टोन ब्रिज है तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं R1/R2 R3/R4। अब यहाँ लेंथ 40 है, लेंथ कितनी है 40, मीन्स व्हाट L1 की वैल्यू आपको 40 दी है, L1 की वैल्यू है 40, S की वैल्यू है 90, अननोन रेजिस्टेंस R जो फाइंड करना है, फॉर्मूला था R का, याद करो फॉर्मूला L1/100 माइनस, ऐसा जरूर नहीं है L1 लिखो, खाली L लिख सकते हो आप, इंटू S, ये आपका फॉर्मूला है अननोन रेजिस्टेंस R फाइंड करने का। डाल दो वैल्यू L1 की जगह 40, नीचे 100 माइनस L1, 100 माइनस 40 कितना आएगा 60 आएगा, 100 माइनस L1 की वैल्यू डालू तो 100 माइनस 60, समझ में आ रहा है कि कराऊ आगे स्टेप, आ गया सर। पता चला ना कि 100 माइनस L1 की जगह में 40 डाल दिया तो नीचे आएगा 60। कटिंग करोगे पूरा तो कुछ आंसर R की 30 जो वैल्यू मिली हमें 60 60 मिल रही है ना, इजी। 60 एमसीक्यू में आ 60 सकता है ऐसा क्वेश्चन, एमसीक्यू में, ओके 2-3 मार्क्स के में आप एक्सपेक्ट मत करना कि ऐसा एक 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ओके इतना इजी क्वेश्चन नहीं आ सकता, यदि आना है तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ वो ऐसा कुछ आ सकता है। और इंटरेस्टिंग है एक्सरसाइज का एग्जाम्पल 3.9 के बेस पे मैंने लिया है वैल्यू चेंज करके, एग्जाम्पल 3.9 वो आपको खुद करना है, ओके चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस कुछ हिसाब से। 1 मिनट क्वेश्चन में पहले समझा देता हूँ आपको। मीटर ब्रिज है, वायर है, बैटरी के साथ कनेक्टेड है, ओके जो कि है पहले इसकी वैल्यू S, इसकी वैल्यू R। केस नंबर 1, फर्स्ट टाइम वो नल पॉइंट, उसका नल पॉइंट पता है क्या बोलते हैं, नल पॉइंट का मीनिंग क्या है कि जब गैल्वेनोमीटर में कोई डिटेक्शन ना हो यानी कि करंट जीरो हो, उस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है उसको हम क्या बोलेंगे, नल पॉइंट। क्लियर है ना सभी को, एग्जाम में आपको ऐसे बोलेंगे कि नल पॉइंट। नल पॉइंट का मीनिंग क्या, जिस पॉइंट पे, जिस जोकी के उस पॉइंट पे करंट यहाँ जीरो हो जाए यानी कि सर्किट व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाए, उस पॉइंट को हम बोलेंगे नल पॉइंट। तो यहाँ फर्स्ट केस में नल पॉइंट आपको दिया था 40, जब मैं यदि 40 सेंटीमीटर पे ये जोकी रखता था तब इसमें से करंट पास होता नहीं था। लेकिन केस नंबर 2 में यदि इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में कोई एक नया रेजिस्टेंस अरेंज कर रहा हो, ध्यान रखो बच्चों, ये एस तो था ही, एस तो था ही, उसके पैरेलल में एक नया रेजिस्टेंस अरेंज कर रहा हूं जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 2 ओम, यानी कि ये जो अननोन रेजिस्टेंस एस था, एक मिनट यहाँ मैंने आगे पीछे वैल्यू कर दी है, कोई बात नहीं, चलो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा फॉर्मूला में, ओके यहाँ आर ले लेते और यहाँ एस ले लेते। मैंने पैम्पलेट्स के अंदर
वैल्यूज एस और आर आगे पीछे कर दिया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। ये एस ले लेते हैं, हम आर ले लेते हैं, हम अल्फाबेट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेन फॉर्मूला याद रखना आप। तो यहाँ एस के साथ 2 ohms पैरेलल रखा, तो ये जो पॉइंट था नल पॉइंट, वो एक मिनट, एक मिनट, ये इरेजर नहीं चल रहा है अच्छे से, चलो कोई बात नहीं। अब मैं यहां समझा, नल पॉइंट जो है वो 20 सेंटीमीटर पे आ गया, जो पहले 40 सेंटीमीटर पे था। जब मैं 2 ohms रेजिस्टेंस को पैरेलल लगाया एस के साथ, तो नल पॉइंट मिल गया मुझे 25 सेंटीमीटर पे। सो मुझे आर और एस की वैल्यू फाइंड करनी है, आर एंड एस फाइंड करना है। समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आ गया पहले सभी को? Yes, sir. पहले क्या था, सिंगल एस एस था। एक में ये इरेजर नहीं चल रहा, अदरवाइज मैं आपको समझा देता। ओके, पहले एस था, तब नल पॉइंट था 40। अब एस के साथ में 2 ohms को पैरेलल रख देता हूं, तो ये जो नल पॉइंट है वो हो जाता है 25। तो फाइंड एस एंड आर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एस एंड आर। ओके, चलो फर्स्ट केस नंबर 1 ले लेते हैं। केस नंबर 1 में सिंगल एस था, ये नहीं था पहले, तो फॉर्मूला बनेगा R1 अपॉन R2। तो ऊपर है एस R1, नीचे R2। पहले 40 सेंटीमीटर था कि नहीं फर्स्ट केस में, तो नीचे क्या आएगा को बोलो चलो जल्दी। 40. ओके, इस साइड R R/60. R अपॉन 60, वेरी गुड। 100 माइनस L1 आता है। ऐसे याद रखो, R1 अपॉन R2, R3 अपॉन R4, तो ज्यादा इजी रहेगा। फॉर्मूला इनके साथ भूल जाओ तो भी आंसर आ जाएगा। 0 0 यहाँ हो जाएगा कट, 2 2 जा, 2 3 जा, तो आंसर कुछ 3s इज इक्वल टू 2r मिलेगा। समझ में आया? इक्वेशन कहां से आया? इक्वेशन समझ में आया ना ये? Yes, sir. अब यदि केस 2 में यदि 2 ohms को पैरेलल रख देता हूं, तो ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 इंटू एस का, तो वो हो जाएगा 2 इंटू एस अपॉन 2 प्लस एस। याद है ना पैरेलल का फॉर्मूला? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे एडिशन। याद है सभी को? Yes, sir. अब हम क्या करेंगे, एक मिनट, एक मिनट हो, आ गए। चलो अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली की वो लगाएंगे, तो ऊपर एस डैश अपॉन, अब कौन सा पॉइंट है नल पॉइंट? 25 सेकंड केस में, इज इक्वल्स टू ऊपर आर, तो नीचे कितना होगा बोलो, कौन बोल पाएगा? 75. 75। अब एस डी एस जो मिला हमें 2s अपॉन 2 प्लस एस अपॉन 25 इज इक्वल्स टू आर अपॉन 75। 25 3 जा 75 होगा। अब उसको सोल्व करेंगे तो 2s अपॉन 2 प्लस एस इज इक्वल्स टू आर अपॉन 3। मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6s इज इक्वल्स टू 2r प्लस rs। ओके, अब लगा दो वैल्यू। चलो r इज इक्वल्स टू क्या था, अभी ऊपर हमने सोल्व किया था ना, एक फर्स्ट इक्वेशन, एक नंबर का इक्वेशन, ये इक्वेशन 3s इज इक्वल्स टू 2r, सो r इज इक्वल्स टू 3/2s लिख सकता हूं मैं। Yes, sir. ये जो r Yes, की sir. वैल्यू है वो यहां डाल दूंगा, r की जगह 6s इज इक्वल्स टू 2, r की जगह मैंने वैल्यू डाल दी 3/2 इंटू s, प्लस r की जगह 3/2। सोल्व करते, लीव मत हो जाना, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है आज के लिए, इसलिए 2 2 हो जाएगा कट, तो यहां बचेगा 3s प्लस यहां बचेगा 3/2 इंटू s। सो Sir, 6s S square. कहा
3/2 S. ओके, एक और एस रह गया नहीं, ये यहाँ आर की जगह हमने 3/2 एस डाला था, एक और एस था तो एस स्क्वेयर आ जाएगा, सॉरी। सो 6s इज इक्वल टू 3s। ये जो 3s इस साइड ले लेते हैं हम, तो 3s इज इक्वल टू 3/2 इंटू एस स्क्वेयर। क्लियर है सभी को? ये 3s इस साइड आ जाएगा, 6s में से 3s जाएगा तो 3s बचेगा, 3 कट, 3 कट, s और एक स्क्वेयर कट, ये जो 2 है ऊपर चला जाएगा तो यहाँ 2 हो जाएगा 3s के साथ और यहाँ बचेगा s, तो s की वैल्यू मुझे मिली 2। क्लियर है सभी को? यस सर। अब s की वैल्यू 2 ohms मिली, r इज इक्वल टू क्या था, 3/2 इंटू एस था, तो s की जगह मैं 2 डाल देता हूँ, तो r इज इक्वल टू 3 ohms। 4/3. कहाँ 4/3 यार, ऊपर नीचे कहाँ से 4 ला दिए यार। ओके, 2 कट होगा, r की वैल्यू 3 ohm आएगी और यहाँ आएगी s की वैल्यू 2 ohms। बोलो कोई डाउट इस सम के अंदर? नो सर। पक्का नहीं है? आज के लेक्चर में कोई डाउट है? देख लो एक बार मैं घुमा देता हूँ। एक व्हिस्टन ब्रिज था, R1/R2 R3/R4 किर्चॉफ का लॉ लगा के डिराइव किया था। सेकंड मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज में कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? देख लो कौन सा वायर यूज करना है, क्यों उसको घिसना नहीं है, रब नहीं करना है, वायर की लेंथ 100 सेंटीमीटर रखनी है, झुकी का काम क्या होता है, गैलोमीटर क्यों यूज करते हैं, ये सब कुछ क्लियर है। और डेरिवेशन देख लो एक बार, डेरिवेशन में व्हिस्टन ब्रिज लगा देना है, R/R सेंटीमीटर इंटू L1, S/R सेंटीमीटर अपॉन 100 माइनस L1, RCM कट, तो R की वैल्यू मिल गई। देखो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको ये फॉर्मूला याद रखो, मैं तो आपको डायरेक्टली R1/R2 R3/R4 ऐसे ही याद रखने को सजेस्ट कर रहा हूँ। और एक न्यूमेरिकल्स लिया था, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स था, यह मैंने फॉर्मूला बेस किया था, R इज इक्वल टू L1/100 माइनस L1। लेकिन आप ये सम ऐसे भी कर सकते हो, याद रखो, R अपॉन नल पॉइंट 40 था तो नीचे 40 इज इक्वल टू, यहाँ है 90 और नीचे 40 आ गए तो ये 60 बचेगा। सभी को पता चल गया है कि नहीं? ये सम ऐसे फॉर्मूला के बिना भी ऐसे सॉल्व हो सकता है। क्लियर है? क्लियर है? यदि फॉर्मूला भूल जाओ तो ऐसे कर सकते हो, ऊपर R, नीचे जो वैल्यूज थी वो 40, तो बाकी जो बचता है वो 60 नीचे यहाँ लिख देना है और ऊपर ये R की वैल्यू डाल देनी। तो ये थोड़ा इजी रहेगा आपको सॉल्व करने के लिए सम। और एक सम जो अभी मैंने लास्ट टाइम समझाया था वो अच्छा क्वेश्चन था, वो एक मिनट, ये कि पहले एस था, बाद में 2 को पैरेलल लगाया, 2 केस बने, इक्वेशंस 2 बने और उसको सॉल्व किया था। लास्ट क्वेश्चन में कोई डाउट देख लो तो, लास्ट क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? पक्का कोई डाउट नहीं?